हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। लास्ट टाइम हमने देखा था नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, जिसमें मैंने बताया था द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी के मेन दो टाइप्स हमने देखे थे, एक था लॉजिकल टोपोलॉजी, दूसरा था फिजिकल टोपोलॉजी। उसके बाद हमने फिजिकल टोपोलॉजी के टाइप्स बताए थे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, एफडीटीआई, मेश, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। साथ ही साथ हमने इन सभी टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जिसमें मैं आज कवर करने वाला हूँ रेफरेंस मॉडल, द नीड फॉर रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, लेयर्ड अप्रोच, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, अपर एंड द लोअर लेयर। उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन एंड लेयर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज द पीडीयूज, व्हाट इज योर इनकैप्सुलेशन प्रोसेस, और लास्ट में हम देखेंगे कन्वर्जन टेबल। ओके, so before we are moving to the reference model, let me give you an example of how communication is established even if you don't have the internet connectivity or the phone connectivity. That is all done by the letters. Okay, so हम उस टाइम का एक एग्जांपल लेते हैं जब हमारे पास ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, ना ही मोबाइल या फ़ोन कनेक्टिविटी थी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तब हम यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ गाय नेम एक्स, ये जो है वो इंडिया में है। देयर इज़ अ गाय नेम कॉल वाई, ये यूएसए में है। तो एक्स जो इंडिया में जो बंदा है उसको एक लेटर लिखना है यूएसए के लिए। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, स्टेप नंबर 1 क्या होगा इसमें, स्टेप नंबर 1 हमारे पास लेटर होना चाहिए, लाइक वी हैव अ लेटर। अब इस लेटर में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐड करते हैं सोर्स एड्रेस। सोर्स एड्रेस में हम क्या क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे लेट्स से आपका प्लॉट नंबर और लेट्स से हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर, जो कुछ भी रहेगा हम ऐड करेंगे आपके जैसे रोड नंबर और ब्लॉक नंबर जहाँ पे आप रह रहे हो। ऑल्सो हम ऐड करेंगे यहाँ पे आपके पिन कोड को। ऑल्सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे आपके स्टेट इन्फॉर्मेशन को, जैसे जहाँ पे आप रह रहे हो या जिस स्टेट में आप रह रहे हो या फिर जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री की इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेम रहेगा आपके डेस्टिनेशन के लिए भी, मतलब ये स्टेप 1 में हुआ। डेस्टिनेशन में क्या हम ऐड करेंगे, सेम जो हमने सोर्स में ऐड किया था हम डेस्टिनेशन एड्रेस में ऐड करेंगे। जिसको हमको लेटर भेजना है उसका प्लॉट नंबर या फिर हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे उसका रोड नंबर और ब्लॉक नंबर जहाँ पे वो रह रहा है। साथ ही साथ हम उसका पिन कोड, साथ ही साथ हम उसके स्टेट की इंफॉर्मेशन या फिर कंट्री की इंफॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे एज अ डेटा, मतलब जो कुछ भी आपको डेटा उसको प्रोवाइड करना है फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव, तो यहाँ पे हम अपना ऐड करेंगे डेटा। तो ये हुआ स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, लेट मी क्लीन इट अप। स्टेप नंबर 1 में हमने सब कुछ ऐड किया, सोर्स, डेस्टिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। ओके, स्टेप नंबर 2 में हम इस लेटर को हम ऐड करेंगे कहाँ पे, आपके लेटर बॉक्स में। सो वी हैव अ लेटर बॉक्स। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, स्टेप 3 रहेगा आपका जो पोस्टमैन रहेगा ये इस लेटर को चेक करेगा, वो देखेगा सोर्स एड्रेस चेक करेगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा। उसके बाद आपका स्टेप 4 रहेगा, वो ये पोस्टमैन जो है वो इस लेटर को आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में लेके जाएगा। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि एड्रेस जो है वो लोकली है या आउट ऑफ द कंट्री है। उसके बाद लोकल पोस्ट ऑफिस जो है वो इस लेटर को फॉरवर्ड करेगा आपके नेशनल पोस्ट ऑफिस में, और यहाँ से ये पैकेट जो है वो ट्रैवल करेगा यूएसए के लिए। तो जैसे यूएसए में ये पैकेट जो है वो डिलीवर हो जाएगा, सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, आपके नेशनल पोस्ट ऑफिस।
उसके बाद आएगा वो लोकल पोस्ट ऑफिस, उसके बाद वो आएगा आपके पोस्टमैन के पास, जो लोकल पोस्टमैन रहेगा वो। उसके बाद वो पोस्टमैन जो है वो इस लेटर को आपके लेटर बॉक्स में ऐड करेगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, आप इस लेटर को रिसीव करोगे, डिलीवर करोगे। जो आपका फ्रेंड वाई था यहाँ पे, वो क्या करेगा, इस लेटर को रिसीव करेगा, डिलीवर करेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, वाई के पास ये लेटर जो है वो रिसीव हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, लेटर में एक नोट ऐड कर दूंगा एक्नॉलेजमेंट का। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा वाई क्या करेगा, सेम फिर से लेटर टाइप करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड करेगा, वो अपने लेटर बॉक्स में इस इंफॉर्मेशन को अपने लेटर बॉक्स में अपने इस लेटर को ऐड कर देगा। उसके बाद पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन ये लेटर जो है वो आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर देगा। उसके बाद लोकल पोस्ट ऑफिस में वो नेशनल पोस्ट ऑफिस में जाएगा, और फिर वो नेशनल पोस्ट ऑफिस से आपके यूएसए में आपके इंडिया पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। इंडिया से सेम प्रोसीजर, नेशनल पोस्ट ऑफिस, लोकल पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, लेटर बॉक्स, और उसके बाद एक्स कैंडिडेट के पास ये जो लेटर है वो डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कुछ भी कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ, दैट वाज द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोसीजर। ये सारा कैसे हुआ है, दिस इज ऑल डन बाय स्टेप। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ, मैं कहूँगा लेयर बाय लेयर हुआ, राइट। इट फॉलोज दी all standard communication procedure, and this standard communication procedure is known as sets of rules। और हर बार मुझे इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, मतलब चाहे मैं एक बार लिखूं या फिर 10 बार इस लेटर को लिखूं, अपने इस वाई कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इस लेटर को इट लेटर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू यूएस, इट विल फॉलोज द सेम स्टेप, सेम सेट्स ऑफ रूल, सेम लेयर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं लेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, एंड दिस इज ऑल डन बाय दिस स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोसीजर दैट इज नोन एज अ सेट्स ऑफ रूल्स। ओके, तो यहाँ पे मीडियम जो है वो क्या है, आपका एक लेटर है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। इससे पहले भी हमने इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। Networking means that sharing of data, sharing of resources between two or more computers through a medium, that is the definition of networking। अब इसमें मैंने आपको मीडियम के बारे में भी बताया था। सो द मीडियम कैन बी योर वायर्ड या फिर वायरलेस। इसका मतलब क्या है, लेट्स से वी हैव PC1 and we have PC2। PC1 wants to send a packet towards PC2, so हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया थ्रू अ वायर। सो वायर इज योर मीडियम, वायर जो है वो क्या होगा, आपका एक मीडियम रहेगा फॉर अ कम्युनिकेशन। क्लियर। बट व्हाट इफ PC1 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द PC2। PC1 जो है वो PC2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। PC1 sends a packet, sends a data across a network। PC1 sends a packet, sends a data across a network। So अब ये दोनों जो PC1 और PC2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो दे वांट्स टू सेंड अ पैकेट्स विद ईच अदर, दे वांट्स टू कम्युनिकेट with each other across a network। So PC1 send a packet towards PC through the medium is a cable in a first example। The second example, but what is a medium to send this packet across a network? मतलब मुझे इस डेटा को, उस पैकेट को अगर इंटरनेट के थ्रू भेजना है तो इसका मीडियम क्या होगा। Let's say how PC1 is make sure the packet is received by PC2। The second thing, how PC1 make sure about the data doesn't get tampered with in transit। इसका मतलब ये है कि PC1 को कैसे पता चलेगा कि जो पैकेट मैंने भेजा है अक्रॉस अ नेटवर्क वो PC2 के पास ही जा रहा है। PC1 को कैसे पता चलेगा जो कुछ भी मैंने पैकेट यहाँ पे बनाया है वो पैकेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब टैम्पर्ड नहीं किया जाएगा। सो वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। We need to have a standard communication process that is done by a sets of rules, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था। ओके,
So that's rules, that sets of rules is known as a protocol, is known as the protocol. ऑल राइट. सो ये जो पैकेट है मुझे सेंड करना है अक्रॉस अ नेटवर्क टूवर्ड्स द PC2. सो वी नीड अ सेट्स ऑफ रूल टू सेंड दिस पैकेट, to send this information towards PC2. So the packet is going across a network with having a medium. So to send a packet across through a network we need to have a medium called protocol. समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है वो एक मेरा मीडियम रहेगा जिसके थ्रू मैं इस पैकेट को थ्रू अ नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट PC2 को भेज सकता हूँ. So this protocol have the ability to send the packet towards appropriate destination. These protocols have make sure data doesn't get tampered with in transit. Okay. Now let's say consider करके चलते हैं. There is a PC1 and this PC1 wants to access a server. Okay. So this is the different kind of servers over here, like Google server है, like we have a mail server, like we have let's say print server or file server. Let's say mail and we have file server. Okay, तो हमारे पास Google सर्वर है, मेल सर्वर है और फाइल सर्वर है. क्या अब कंसिडर करके चलते हैं PC1 को गूगल सर्वर को एक्सेस करना है या फिर मेल सर्वर को एक्सेस करना है या फाइल सर्वर को एक्सेस करना है. सो दैट इज ऑल डन बाय द एप्लीकेशन. PC1 क्या करेगा, लेट्स से PC1 इज ओपन देयर ब्राउजर. दैट ब्राउजर हैव देयर ओन एप्लीकेशंस, ओन सॉफ्टवेयर्स. कौन से एप्लीकेशन या कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज कर सकते हैं टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स गूगल, मेल और फाइल. We have Chrome, we have Mozilla, we have Firefox, we have Microsoft Edge, and this application can use a bunch of protocols. This application can have their own bunch of protocols, and that bunch of protocol is known as protocol suite, or you can call the protocol stack. Okay. So that bunch of protocols or sets of protocols is known as protocol suite or protocol stack. TCP/IP protocol suite is the foundation of the internet. That was the first one. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब हर बार मुझे इन सभी सर्विसेज को अगर एक्सेस करना है, I have a browser, I have applications like softwares with different types of services, different kind of applications we have, different kinds of softwares we have. So इन softwares के थ्रू मैं इन सभी services को, इन सभी servers को access कर सकता हूँ. And that application, that softwares have their own protocol stack, have their own sets of rules, have their own sets of protocols, and this is all known as the protocol suite, or you can call the protocol stack. Okay, clear हुआ? Now let's say at the beginning of the network there are few, or you can say that there are many vendors. There are many vendors or many manufacturers have their own protocol suite for communication across a network. Like we have IBM, we have DEC, Digital Equipment Corporation, we have Apple, we have Novell. तो इतने सारे वेंडर्स थे हमारे पास. दे गिव्स यू दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस अ नेटवर्क. सो IBM हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, IBM हैव देयर ओन प्रोटोकॉल suite, and this protocol suite is known as, this architecture is known as system network architecture. It's called SNA. DEC have their own architecture like DEC, network architecture, stand for DNA. एप्पल कंपनी के खुद के प्रोटोकॉल्स थे.
इज नोन एज एप्पल टॉक। और नोवेल कंपनी के खुद के प्रोटोकॉल्स थे जो थे IPX एंड SPX। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वी हैव मेनी वेंडर्स, सो वी हैव मेनी मैन्युफैक्चरर्स टू गिव यू द सर्विसेज टू कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश अक्रॉस अ नेटवर्क। बट देयर इज अ प्रॉब्लम with having this kind of setup. All communication devices could only communicate with the same manufacturer devices. इसका मतलब if I have a setup in my office, जैसे मेरे पास IBM का setup है, जैसे I have a one PC, it's connected with another PC and both PCs are belong from the IBM, so they can talk with each other, they can communicate with each other. क्यों? क्योंकि ये सेम आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। दे हैव देयर सेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज, सो दिस PC1 कैन कम्युनिकेट विद द PC2। व्हाई? बिकॉज वी हैव सेम वेंडर, वी हैव सेम मैन्युफैक्चरर। बट व्हाट if PC2 is Apple or using Apple technology, using Apple protocols for communication? So IBM have their own technology, Apple have their own technology, so they could not talk with each other, they could not communicate with each other because they are following their own communication language. So इनका जो लैंग्वेज रहेगा, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। So one vendor could not communicate with another vendor. So every vendor have their own protocols, own network. Okay? चाहे फिर वो IBM हो, चाहे वो DECnet का हो, Apple हो, Novell हो, every vendor have their own technology. So at this moment, at this time, inter-network communication is not done. So how to overcome this problem? To overcome this problem, network reference models was born. Okay? इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए नेटवर्क रेफरेंस मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए। नाउ द नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स इम्प्लीमेंट्स ओन नेटवर्क कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर फॉर इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन थ्रू ए नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स। मतलब इन्होंने खुद का इम्प्लीमेंटेशन किया, खुद का डेवलपमेंट किया, खुद का आर्किटेक्चर बनाया, ताकि ये सारे जो वेंडर्स है, ये सारे जो आपके मैन्युफैक्चरर्स है, दे कुड टॉक विथ ईच अदर, दे कुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू व्हाट? थ्रू नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। ओके, थ्रू नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स। ऑलराइट, सो इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है आफ्टर यूजिंग द रेफरेंस मॉडल्स, और यू कैन से द नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स। ओके, तो यही हमने अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, IBM, TEC, एप्पल, नोवेल, इन सभी कंपनीज का मैंने आपको एग्जांपल बताया किस तरीके से इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, बिकॉज एवरी वेंडर हैव देयर ओन टेक्नोलॉजी, ओन आर्किटेक्चर, ओन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी नीड टू इम्प्लीमेंट अ नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स। नाउ वी हैव two types of network models, network reference model. First one, which is called the OSI reference model, that is meant for the sets of rules, and second one is known as Department of Defense model, DoD, that is meant for the protocol implementation. So the network reference models are divided or organized into layers, जैसे कि मैंने example number 1 में दिया था आपके लेटर का। So every network models are divided into layers. Every layers have their own network functionality. इसका मतलब ये है, let me clean it up. Okay, so network reference models are divided into or organized into layers. This is layer 1, this is layer 2, 3, 4, 5, 6, something like this. Every layer have their own functionality, own development, own technology. Okay, and that is all controlled by protocol. That is all controlled by protocol. These protocols have the ability to interact with another protocol, with another layer which is layer below it or above it. Okay, so this protocol also have the ability to interact with another protocol on the layer below or above, as well as this protocol also makes sure to end-to-end communication between the devices.
इसका मतलब हर एक लेयर पे खुद का इम्प्लीमेंटेशन, खुद का टेक्नोलॉजी रहेगा, दैट इज ऑल कंट्रोल बाय द प्रोटोकॉल, एंड दिस प्रोटोकॉल हैव द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द लेयर्स विद देयर ओन लेयर प्रोटोकॉल्स, मतलब हर एक लेयर पे खुद का प्रोटोकॉल रहेगा, खुद का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, so that protocol could communicate with the next protocol, the second protocol, layer below it or layer above it. This protocol also makes sure two devices can communicate with the, or n devices can communicate with each other. Okay, so this is what, this is your network reference models. तो जैसे मैंने आपको बताया था TCP/IP स्विच जो है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट है आपका लेयर्ड अप्रोच, most important thing. In a network reference model, data communication across a network is broken down into the series of tasks, activities, components, and that is used by a layer model. मतलब जितने भी हमने अभी प्रोसीजर्स देखा था, जैसे कि मैंने आपको लेटर का एग्जांपल बताया था, दैट इज ऑल डन बाय द लेयर्स, और हर एक लेयर पे हम अलग अलग स्टेप्स इंप्लीमेंट कर रहे थे, हर एक लेयर पे हम अलग अलग एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो ऑल होल वन टास्क दैट इज डिवाइडेड इनटू अ मल्टीपल टास्क. Okay, so the network reference model that allows the scalability, flexibility for a new protocol. So हर एक लेयर पे मैं खुद का डेवलपमेंट कर सकता हूँ in every layer. Alright, so in every layer I can develop my own protocol suite. So development, हर एक प्रोटोकॉल, हर एक लेयर पे मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक लेयर पे मैं खुद के प्रोटोकॉल्स के इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, खुद की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. सो वी हैव द स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ न्यू प्रोटोकॉल. दिस प्रोटोकॉल हैव देयर ओन सेट्स ऑफ रूल्स, और यू कैन कॉल द ओन लिस्ट ऑफ रूल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टू डिवाइसेस कैन टॉक विथ ईच अदर. So these network models are broken down into the functionalities of networking communication, device to each other. मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ. लेट्स से PC1 wants to send a packets towards PC2. So PC2 also have their own network stack, have their own same kind of network reference model. Okay, so if you want to develop a new protocol, if you want to develop a new protocol on a first layer and also wants to communicate to the layer below it and to the next one, or you can call the next layer on the other side. मतलब यहाँ पे जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन का इंटरेक्शन मेरे सेकेंड लेयर के साथ भी होगा और मेरे रिमोट लेयर के साथ भी होगा. बिकॉज वी ऑल्सो हैव फॉलोइंग सेम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, सेम काइंड ऑफ सेट्स ऑफ रूल्स. तो यहाँ पे जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा हूँ, आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दिस कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैन इंटरेक्ट विथ बिलो द लेयर एंड लेयर ऑन द अनदर साइड. सो लेट्स से PC1 इट्स अ सेंडर, ये जो है वो आपका सेंडर है, और PC2 जो है वो आपका क्या है, रिसीवर है. क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसा है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप हर एक लेयर पे खुद का इम्प्लीमेंटेशन, खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो, खुद के नए प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो द फर्स्ट लेयर हैव नो रीजन, दिस फर्स्ट लेयर हैड नो रीजन टू इम्पैक्ट ऑन थर्ड लेयर. मतलब लेयर 1 पे जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका इम्पैक्ट जो है वो थर्ड लेयर पे या फोर्थ लेयर पे, फिफ्थ लेयर पे नहीं होगा. इट वॉज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अनदर साइड. ओके, तो हर कोई लेयर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है. हर एक लेयर पे आप जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो किसी नेक्स्ट लेयर पे या फिर नेक्स्ट साइड पे नहीं होगा. दिस लेयर अप्रोच, so this layer approach you have the ability to troubleshoot a particular networking problems on step by step. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने जो पूरा टास्क है, जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसीजर है, उसको हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया.
हर एक लेयर पे हमने खुद की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, खुद की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हर एक लेयर पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मैंने आपको लेटर का एक एग्जांपल बताया था, जैसे स्टेप नंबर 1 पे या स्टेप नंबर 2 पे और स्टेप नंबर 3 पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे पोस्टमैन अगर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद मैन्युअली लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके इस लेटर को क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, हम एक स्टेप्स पे, हर एक स्टेप पे ट्रबल शूट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ लेयर्ड मॉडल, यू कैन से। So you can do a troubleshooting in each and every step, each and every layer. Okay, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका OSI reference models. So these OSI reference models was developed by the ISO in 1984. These OSI reference models have the ability to establish inter-network communication between the devices, between the different types of vendors, different types of manufacturers. So all the vendors can share their technology, resources and applications to each other in the form of protocols. Okay? मतलब OSI रेफरेंस मॉडल्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हर कोई वेंडर जो है आज आपस में अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी आर्किटेक्चर को, अपने कम्युनिकेशन को शेयर कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को, अपने हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। These reference models are organized into layers and each and every layer have their own functionality. So this layer we have almost 7 layers. हमारे पास टोटल 7 layers है। OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो 7 layers में ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, लेट मी क्लीन इट अप। सो वी हैव ऑलमोस्ट 7 layers. अब इसको हम रिलेट करेंगे सेंडर और रिसीवर की तरह, ठीक है ना। लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके, दिस इज सेंडर। और सेम लेयर स्ट्रक्चर जो है वो सेंडर की साइड पे, रिसीवर की साइड पे रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हर एक लेयर जो है खुद की फंक्शनैलिटी होगी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। खुद के इम्प्लीमेंटेशन, खुद के डिज़ाइन, खुद के प्रोटोकॉल जो है वो आप हर एक लेयर पे क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, कंसिडर करके चलते हैं। इफ़ लेट्स से वी हैव PC ओवर हियर, PC1, and he wants to access the web server. This is my web server, okay, over the internet. All right, so this PC1 wants to access the web server. So as a end user, क्योंकि यहाँ पे PC1 जो है वो आपका क्या है, एक end user है। So as a end user you can use a web browser like Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft to accessing this web server with having what? With having multiple types of applications, with using a protocol। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, let's say we have a browser, we have applications to accessing this web server, and these applications have their own protocol stack. Let's say for example, for accessing a web server we have a protocol named HTTP. This protocol is responsible, or this protocol have the ability to accessing your web servers, okay, or the web services. क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जैसे कि अभी हमने देखा, इस पीसी को अगर आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना है, सो आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। वी नीड टू हैव एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशंस हैव देयर ओन प्रोटोकॉल स्टैक। लाइक आई वुड लाइक टू एक्सेसिंग द मेल सर्वर, लेट्स से ईमेल सर्वर, लेट्स से फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो ईमेल सर्वर हैव देयर ओन प्रोटोकॉल लाइक SMTP। File server have their own protocol stack called FTP. So we have bunch of protocols to accessing that kind of services, that kind of web servers. Okay, let's say one more example I would like to give you. तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया था, this is my PC1
एंड दिस इज़ योर वेब सर्वर, और यू कैन कॉल दिस सर्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपका सर्वर है, यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज चल रही है, आपके वेब सर्विसेज है, आपकी ईमेल सर्विसेज है, आपके लिए से फाइल सर्विसेज भी है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज़ कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, दिस इज़ ऑल माई सेटअप। तो जैसे कि उन्होंने बताया था, OSI रेफरेंस मॉडल्स आर डिवाइडेड आर और ऑर्गेनाइज इनटू 7 लेयर्स। Application, this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. Same on the other side, 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so let's say PC1 wants to access the mail server or email server or web server or the file server. So यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वी नीड टू हैव अ ब्राउज़र, वी नीड टू हैव द एप्लीकेशंस। सो दिस इज कंसिडर करके चलते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर। ओके, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट लेयर। कंसिडर करके चलते हैं, एवरी एप्लीकेशन हैव देयर ओन प्रोटोकॉल स्टैक, ओन प्रोटोकॉल स्वीट, ओन प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। सो जैसे ही मैं इस डेटा को, जैसे डेटा क्या है, डेटा जो है दिस इज माय डेटा, और ये डेटा में मैं ऐड कर रहा हूँ, डेटा इज आई वांट टू एक्सेस द वेब सर्वर। ओके, सो दिस इज माय डेटा, आई वांट टू एक्सेस द वेब सर्वर, दिस इज माय डेटा। ये मेरा डेटा है। सो ये जो प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, इस डेटा को इट सेंड इट टू द बिलो द लेयर, क्योंकि जैसे मैंने कहा था लेयर्ड अप्रोच या लेयर्ड कम्युनिकेशन जो है वो लेयर्ड बाय लेयर या स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिश्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वी हैव मेल सर्वर, FTP, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, और इन सभी यूज़र्स को इन वेब सर्वर्स को, इन सर्वर्स को एक्सेस करना है। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू हम इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे PC1 जो है वो जो पैकेट इम्प्लीमेंट कर रहा है, दिस इज द डेटा, और उसको वेब सर्वर को एक्सेस करना है। सो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन वी हैव अ प्रोटोकॉल नेम HTTP। तो हम कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ वेब ब्राउज़र, वी हैव HTTP, वी हैव SMTP फॉर ईमेल, and we have FTP for file server. Okay, और डेटा हम ऐड कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू एक्सेस द वेब सर्वर, ईमेल सर्वर और द फाइल सर्वर, दिस इज द डेटा। सो एवरी प्रोटोकॉल हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ लेयर बिलो इट। मतलब वो प्रोटोकॉल जो है वो हर आपके नीचे वाले लेयर के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, फर्स्ट लेयर से जो पैकेट इनिशिएट हुआ है, सेकेंड लेयर को कैसे पता चलेगा व्हाट इज इन द पैकेट, व्हाट इज इन द डेटा यूज फॉर। इस डेटा को यूज करने के लिए मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूं, बिकॉज एवरी लेयर सेंड्स द इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो, हर एक लेयर को पता नहीं जो अपकमिंग लेयर से या प्रीवियस लेयर से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जो डेटा मेरे पास आ रहा है, उस डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव। सो दैट इज विच प्रोटोकॉल, विच एप्लीकेशन आई एम गोइंग टू यूज फॉर कम्युनिकेशन। सो यू नीड टू ऐड अ इंफॉर्मेशन, मतलब हर एक लेयर क्या करेगी, डेटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी ऐड करेगी। हर एक लेयर क्या करेगी, आपके डेटा के साथ साथ इंफॉर्मेशन को भी ऐड करेगी। एंड दिस एडेड इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड हेडर। सो ये बोलेगी, ये फर्स्ट लेयर जो है वो यूज कर रही है HTTP एज अ प्रोटोकॉल। सो ये एप्लीकेशन लेयर, जब फर्स्ट लेयर जो है वो सेकेंड लेयर को बताएगी यूज दिस प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव, सेम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। Okay, now we have data, okay, we have information means header,
So we have header, we have information. So sorry, we have header, we have a data, and this is all together is called PDU. This is all together called PDU. Okay, so this is done with the first one, top of the layer. इसने क्या इनिशिएट किया? डेटा इनिशिएट किया, इंफॉर्मेशन को ऐड की, दैट वाज कंसिडर एज अ हेडर, एंड दिस इज टुगेदर इज कॉल्ड PDU. This adding a new header is known as encapsulation. Adding a new header is called encapsulation. Clear हुआ यहाँ तक? So this header and the data is together called the PDU. और जैसे जैसे ये PDU जो है वो हर एक लेयर के पास होता जाएगा, और यू कैन कॉल दिस लेयर, दिस PDU is passed to the layer below it. Every layer treat this PDU as a data. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे क्लियर हुआ. तो हमने टॉप लेयर पे क्या देखा? टॉप लेयर पे इन्होंने क्या यूज किया था? प्रोटोकॉल. फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव दे यूज HTTP एज a protocol with their own applications. Okay, to accessing what? To accessing their web server. Okay, so हमने क्या किया? We are adding this data to accessing a web server and add one more information for the protocol information, let's say. So next layer जो है, next below the layer जो है, उसको पता चले कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जा रहा है फॉर कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज कंसिडर एज व्हाट? हेडर. एंड दिस हेडर प्लस डेटा इज कंसिडर एज अ PDU. ओके, लेट्स से दिस इज अ PDU नंबर 1 एंड दिस इज हेडर नंबर लेट्स से 101. तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं नेक्स्ट लेयर पे भेजूंगा. जैसे ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेयर पे आएगी, जैसे सेकंड नेक्स्ट लेयर पे जैसे ये रिसीव की जाएगी, सेकंड नेक्स्ट लेयर क्या करती है देखो, आपके PDU नंबर 1 को कंसिडर करती है एज इट्स ओन डेटा. और जैसे हमने ऊपर वाले लेयर में देखा, सेकंड लेयर भी क्या करेगी? इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने से पहले ऐड देयर ओन हेडर इंफॉर्मेशन. जैसे हेडर नंबर यहाँ पे देते हैं 102, and this is all considered as a PDU number 2. जैसे थर्ड लेयर पे आएगा, थर्ड लेयर पे सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. थर्ड लेयर पे आने के बाद क्या करेगा? थर्ड लेयर जो है वो इस PDU 2 को कंसिडर करेगा एज अ डेटा, एडिंग इट्स ओन हेडर इंफॉर्मेशन, let's say header number 103, and treat whole packet as a PDU number 3. Clear? So this PDU is passed to the layer below it. This layer below it, it will treat the entire PDU as a data. Each layer react the same process, or you can call each layer repeat the same process as the communication goes down in the OSI reference model. एडिंग द हेडर इंफॉर्मेशन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. मतलब हर बार जैसे जैसे हम हेडर्स को ऐड करते जा रहे हैं, जैसे हेडर नंबर 101, 102, 103, दिस एडिंग हेडर इंफॉर्मेशन इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. ओके, नाउ कंसिडर करके चलते हैं, ये पूरा पैकेट जो है वो आपके डेस्टिनेशन के पास आ गया. सो वेयर इज माई डेस्टिनेशन? हियर, दिस इज अ वेब सर्वर. सो ये जो पैकेट है, दिस इज ट्रैवल ऑल द लेयर्स, travels through all the layers and reach towards the destination. तो जैसे ही डेस्टिनेशन के पास आएगा, now when this information is reached or received by the remote destination like your web browser, this remote client will read header information. मतलब हर पैकेट में हमने जो हेडर्स को ऐड किया है वो रिसीवर जो है
वो क्या करेगा, हर एक हेडर इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, ओके, एंड पील इट ऑफ। इसका मतलब इस हेडर इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उसके बाद इस हेडर इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकाल देगा। वो तब तक उस इन सभी हेडर्स की इंफॉर्मेशन को निकालता जाएगा जब तक टॉप लेयर पे ये रिसीव ना हो जाए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दिस रिमोट क्लाइंट विल रीड द हेडर इंफॉर्मेशन एंड पील इट ऑफ द हेडर एट इट्स लेयर. Each layer will continue doing the same until the application on remote layer receive the same data, same format as sending application. मतलब आपने जो कोई भी फॉर्मेट यूज़ किया था डेटा को जनरेट करने के लिए, जब तक वो सेम फॉर्मेट मेरे पास नहीं आ जाता तब तक इन सभी हेडर्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था दैट OSI रेफरेंस मॉडल इज ओनली मेंट फॉर टू कम्युनिकेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर्स टुगेदर, चाहे वो एप्पल कंपनी का हो या फिर IBM कंपनी का हो, बिकॉज एवरी लेयर हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, एवरी लेयर्स हैव देयर ओन एक्सटेंशन फॉर्मेट्स। तो तब तक जब तक अंडरस्टैंडेबल नहीं होता तब तक वो क्या करेगा, इस हेडर इन्फॉर्मेशन को यहाँ से पील ऑफ करेगा। दैट इज ऑल डन बाय द फर्स्ट लेयर, दैट इज ऑल डन बाय द फर्स्ट लेयर इन अ OSI रेफरेंस मॉडल। एक्चुअली लेयर नंबर 7 है। That is all done by the first layer called application. ये सारा जो है वो किस लेयर के थ्रू किया जाता है, थ्रू द एप्लीकेशन लेयर। लेट मी एक्सप्लेन। तो OSI रेफरेंस मॉडल्स आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया था किस तरीके से PDOs को ऐड किया जाता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है और कंसिडर किया जाता है एज अ हेडर, सो दैट हेडर प्लस योर डेटा इज कंसिडर एज अ PDO, सो दैट PDO passes to the layer below it. Every layer can treat दिस फर्स्ट PDO एज कंसिडर एज डेटा, और ये हर एक लेयर जो है वो इसी तरीके से इसी प्रोसेस को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और जैसे रिमोट डेस्टिनेशन के पास ये पैकेट आएगा तो रिमोट डेस्टिनेशन जितने भी अपने हेडर्स को ऐड किया है इन सभी हेडर्स को रीड करेगा और इन सभी हेडर्स को रिमूव कर देगा। अंटिल व्हाट, अंटिल उस फॉर्मेट तक जब तक समझ में नहीं आता मुझे, वी नीड टू मैच हैव द सेम फॉर्मेट फॉर द सेम सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। मतलब सोर्स ने जो पैकेट भेजा है वो तब तक इस इंफॉर्मेशन को पिल ऑफ, इस हेडर को पिल ऑफ करेगा जब तक अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा मेरे लिए, until the same format from the sender's application. Okay, so we have first top OSI reference model, you can call the upper layers, उसमें है application, presentation, session, layer 7, 6 and 5, और bottom layer जो है वो lower layer जो है वो है transport, network, data link and physical. So अब तक हमने जो कुछ भी प्रोसीजर देखा, हेडर्स को ऐड करना, PDOs को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज डन बाय एवरी लेयर, that is done by your every layer. Now this is the first application layer, layer number 7. This layer provide the user interface to interact with application and the network. मतलब एप्लीकेशन लेयर जो है वो मुझे एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि उन सभी एप्लीकेशंस को मैं समझ सकूँ। दिस यूज़र इंटरफेस कैन बी कमांड लाइन और ग्राफिकल, मतलब ये जो यूज़र इंटरफेसेस जो है वो कमांड लाइन हो सकते हैं या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हो सकते हैं। क्लियर हुआ? विथ हैविंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हम इजीली अपने जैसे वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, आपके ईमेल सर्वर को या फिर आपके फाइल सर्वर को जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तो जैसे कि उन्होंने बताया था कौन से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, लाइक इफ यू वांट टू एक्सेस द फाइल सर्वर वी हैव FTP सर्वर एंड द FTP क्लाइंट, फॉर अ वेब ब्राउजर वी हैव HTTP सर्वर एंड द क्लाइंट, एंड टू एक्सेसिंग अ ईमेल सर्वर वी हैव SMTP एंड POP वर्जन 3। एक्चुअली ये सभी जो है वो बाय प्रैक्टिकल हम देखने वाले ऑन द राउटर एज वेल एज द सर्वर। ओके, दिस इज द एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज द एग्जांपल। क्लियर हुआ कौन से प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर पे यूज किए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट लेयर इट्स योर प्रेजेंटेशन लेयर। अब तक देखो फर्स्ट लेयर में क्या हो रहा था, द फर्स्ट लेयर, इसको रिमूव कर देते हैं। तो लेयर नंबर 7 जो है वो है आपके एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या हुआ, इट गिव्स यू द यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट, टू कम्युनिकेट विथ योर एप्लीकेशंस लाइक मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे एप्लीकेशंस है। एंड दिस यूजर इंटरफेस कैन बी डन विथ कमांड लाइन और ग्राफिकल। सो यहाँ पे हम क्या इनिशिएट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटा।
ओके, अभी यहाँ पे जो डेटा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अब ये क्या करेगा, ये सेंड इट टू द नेक्स्ट लेयर, जो कि नेक्स्ट लेयर है आपकी लेयर नंबर 6 प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेयर जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। अब इस लेयर पे क्या होगा, ये जो डेटा आपने इनिशिएट किया है, लेट्स से कंसिडर करके चलते हैं मैंने एक फाइल बनाई है। अब इस प्रेजेंटेशन लेयर में हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, इस डेटा को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम प्रेजेंटेशन लेयर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन लेयर के कुछ फंक्शनलिटीज उन्होंने बताए थे। इट आइडेंटिफाइज द कम्युनिटी पार्टनर, इट डिटरमाइन द सोर्स अवेलेबिलिटी, इट सिंक्रोनाइज द कम्युनिकेशन प्रोसीजर। ओके, now next in the presentation layer, this layer provide how information is represented to the end user। मतलब आप अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इंफॉर्मेशन, दिस लेयर हैव द एबिलिटी, दैट काइंड ऑफ एबिलिटीज। दिस लेयर कैन कंट्रोल्स द कोड फॉर्मेटिंग और यू कैन कॉल द सिंटेक्स फॉर्मेटिंग। if two devices does not support the same formatting or syntax or the same language, these layer provide the conversion or the translation services। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा था, लेट्स से वी हैव अ सर्वर, लेट्स से सर्वर का एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है और सेकंड सर्वर जो है वो है लेट्स से रेड हैट का। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे जो कुछ भी एप्लीकेशंस रहेंगे, उनके एक्सटेंशन फॉर्मेट क्या रहेंगे, उनके एप्लीकेशंस के .exe, और रेड हैट पे जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किए वो सारे कैसे किस फॉर्मेट में रहेंगे, आपके यूनिक्स फॉर्मेट में या फिर लिनक्स फॉर्मेट में रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे विद दिस हैविंग दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज, यहाँ पे जो कुछ भी आप पैकेट बना रहे हो, यहाँ पे जो कुछ भी आप डेटा इनिशिएट कर रहे हो, इसका एक्सटेंशन रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे खुद का एक एक्सटेंशन रहेगा। जैसे एक्सटेंशन यहाँ पे देते हैं 123, जो सपोर्ट करता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, टू ओपन दिस टेक्स्ट फाइल इनटू द रेड हैट पीसी और रेड हैट सर्वर, आपके पास भी सेम एक्सटेंशन होना चाहिए 123 का .123, तब जाके यहाँ पे जो कुछ भी मैंने डेटा ऐड किया है वो डेटा इस सर्वर पे दिखेगा। इसका मतलब टू रीड दिस फाइल आई नीड टू हैव द सेम एक्सटेंशन फॉर्मेट टेक्स्ट एप्लीकेशन। बट यहाँ पे टेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्मेट यूज किया जा रहा है वो है जैसे ABC। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स यूज किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट पे यूज किया जा रहा है .123 और टेक्स्ट के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है ABC। देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट में जो बनाई है वो कभी भी रेड हैट पे नहीं दिखेगी, या फिर रेड हैट पे जो कुछ भी आप फाइल बनाओगे वो माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं सपोर्टिव रहेगा। टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन लेयर हैव द एबिलिटी फॉर कोड फॉर्मेटिंग और यू कैन कॉल द सिंटेक्स फॉर्मेटिंग। दिस कैन प्रोवाइड द कन्वर्जन ऑफ और द ट्रांसलेशन सर्विसेज। मतलब ये क्या करेगा, आपके कोड फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू ये जो फाइल है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रेड हैट सर्वर को क्या करेगा, सबमिट करेगा। ओके, एज वेल एज दिस लेयर, लेट मी as well as this layer can make sure the information is understood by the remote destination. This layer also have the ability to encryption as well as compression. What is mean by that? Let's say this packet goes through the internet or across the network. This is my original data, let's say 123. I am going to encapsulate it. I am going to encryption. मतलब मुझे यहाँ पे मुझे encrypt करना है इस डेटा को. So when this packet travels through the internet, तो ये पैकेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल पैकेट जो है वो है 123। अब एनकैप्सुलेशन प्रोसीजर क्या है, सॉरी एनक्रिप्शन मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द एनक्रिप्शन, व्हाट इज द की स्टैंडर्ड्स, ये सारी जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में, जिसमें फोकसली मेनली हम डिस्कस करेंगे आपके IP6 में
साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसको आपके HTTP एंड HTTPS सर्वर्स में, तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एनक्रिप्शन जो है वो प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही समझ लो, एनक्रिप्शन मीन्स स्क्रैम्बलिंग द डेटा। तो दिस लेयर, दिस presentation layer have the ability to do encryption as well as compression. जैसे I have a 100 KB फाइल, तो वो इसको compress कर सकता है जैसे up to 80 KB तक, ओके। दिस इज द compression। यहाँ तक क्लियर हुआ encryption and the compression। This layer can convert your EBCDIC code text file into ASCII, EBCDIC extended binary code decimal interchange code, into ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange। क्लियर हुआ यहाँ पे। दिस इज द प्रेजेंटेशन लेयर। सो डेटा जो है वो ट्रैवल होके आ रहा है आपके प्रेजेंटेशन लेयर में, मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो वी डन विद द एप्लीकेशन लेयर, वी डन विद द प्रेजेंटेशन लेयर। विद द सेम डेटा, ओके। नेक्स्ट लेयर जो है वो है आपकी सेशन लेयर, लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5। नेक्स्ट लेयर जो है वो आपके सेशन लेयर है, ओके। अब प्रेजेंटेशन लेयर में आप देख सकते हो वी हैव कोड फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट वी हैव RTF, ASCII, EBCDIC, इमेज वी हैव GIF, JPG, TIF, ऑडियो वी हैव MIDI, MP3, WAV, और मूवी के लिए जो है वो है MPAG, AVI एंड MOV। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लेयर। दिस नेक्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग योर यूजर नेम, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे हम अपने यूजर्स को वैलिडेट कर सकते हैं बाय हैविंग देयर ओन यूजर नेम एंड द पासवर्ड, लॉग वेरिफिकेशंस कर सकते हैं इस लेयर पे, ठीक है। This layer controls the connection between the users. This layer also have the responsibility to establish a connection, managing or maintaining the connection and tearing down the session. This layer can use a remote procedure call, RPC, okay. Now we have three categories fall under this session layer. The first one is called simplex. What is mean by simplex? लेट मी एक्सप्लेन। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। व्हाट इज मीन बाय सिंप्लेक्स? सिंप्लेक्स इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। जैसे PC1 है, PC2 है। PC1 के पास कोई एक पैकेट है ऐसे 1 2 3, दिस इज द पैकेट, दिस इज द डेटा। PC1 ने जैसे ही पैकेट PC2 को भेजा, PC2 उस टाइम वो क्या करेगा, उस टाइम उस डेटा को सिर्फ रिसीव करेगा, उस पैकेट को रिसीव कर सकता है। दैट इज अ वन वे। इसका मतलब PC1 ने अगर कोई पैकेट भेजा है, एट द सेम टाइम PC2 जो है वो कोई भी पैकेट जनरेट नहीं कर सकता, मतलब स्टैंड अलोन पे रहेगा, इट जस्ट रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक द वॉकी टॉकी। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप सिर्फ सुन सकते हो, उस टाइम आप बात नहीं कर पाओगे। This is the simplex. What is mean by half duplex? Half duplex that is done with the two-way communication. अब यहाँ पे two-way communication जो है वो establish किया जाता है। अब two-way communication में क्या होगा? Let's say same example है PC1 and the PC2. PC1 is sender, PC2 is receiver. PC1 के पास पैकेट है 1 2 3 का। अब इस पैकेट को मैं भेजना चाहता हूँ PC2 के लिए। So at this time PC2 can receive this information, but the same period में, same time of period में वो इसी information को या कोई दूसरी information को या फिर acknowledgement को forward नहीं कर पाएगा। That is in a half duplex. Simplex क्या होगा? 1-to-1 communication. Half duplex में है 2-way communication but not on the same time. In full duplex, again we have a 2-way communication, but PC1, when PC1 sent a packet towards PC2, at the same time PC2 can send a packet towards PC1. Two-way communication. Simplex में हमने एग्जांपल देखा वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स में योर रेगुलर टेक्स्ट मैसेजेस, फुल डुप्लेक्स में योर फोन, योर मोबाइल कनेक्टिविटी।
ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल डन बाय योर सेशन लेयर. दिस लेयर कैन कंट्रोल द कनेक्शन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, बिटवीन द यूजर्स. दिस लेयर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, मैनेजिंग, मेंटेनिंग एंड कनेक्शन द टर्मिनेशन. मतलब यहाँ पे हम सेशंस जनरेट कर सकते हैं. इन सेशंस को मैं क्या कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ. इन सेशन को मैं एस्टैब्लिश कर सकता हूँ और उसी सेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, टर्मिनेट भी कर सकता हूँ. नाउ नेक्स्ट है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर. अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन सभी लेयर्स पे वी हैव अ सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट कॉल्ड डेटा. नाउ नेक्स्ट टू द अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके फोर्थ लेयर के लिए, जो है आपका ट्रांसपोर्ट. अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है. नाउ दिस ट्रांसपोर्ट लेयर इज responsible for creating reliable end-to-end connection between the users. What is meant by reliable? It means you can call the authenticated the trusted. So you can establish end-to-end communication, end-to-end reliable communication between the users. Okay, this layer have the ability to create a segments from the data. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके डेटा के सेगमेंटेशंस हो रहे हैं. मतलब अब तक जो पैकेट आ रहा था, अप टू यहाँ पे पैकेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. नाउ दिस डेटा इज कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट्स. कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इनटू सेगमेंट्स. ओके, एंड दिस लेयर, दिस ट्रांसपोर्ट लेयर also make sure this data is error free and as it is format. मतलब जो पैकेट आ रहा है वो एरर फ्री हो और सेम फॉर्मेट में हो. ओके, दिस लेयर हैव द एबिलिटी टू एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड द सीक्वेंसिंग. अब ये एरर डिटेक्शन क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, फ्लो कंट्रोल क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, दैट ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड. व्हाट इज मीन बाय कनेक्शन ओरिएंटेड? इट रिक्वायर्स द कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट बिफोर सेंडिंग अ डेटा. इसका मतलब डेटा को अगर फॉरवर्ड करना है तो उससे पहले PC1 एंड PC2 हैज़ टू मेक श्योर वी आर द नेबर्स, वी हैव द कनेक्शन टू सेंडिंग अ पैकेट. और व्हाट इज मीन बाय कनेक्शन लेस? आई डोंट नीड टू रिक्वायर्ड अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर बिफोर सेंडिंग द डेटा. मतलब पैकेट में एज इट इज भेज दूंगा, आई डोंट केयर कि PC2 जो है वो उस पैकेट को रिसीव करेगा या नहीं करेगा. क्लियर? वी हैव सम सेवरल इंपॉर्टेंट सर्विसेज अंडर द ट्रांसपोर्ट लेयर. फर्स्ट द सेगमेंटेशन एंड द सीक्वेंसिंग. व्हाट इज मीन बाय सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन जैसे कि डेटा को आप क्या करोगे, अलग अलग मल्टीपल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करोगे, सेगमेंट्स करोगे. हर ईच एंड एवरी सेगमेंट्स हैव देयर ओन यूनिक सीक्वेंस नंबर. तो जैसे ही डेस्टिनेशन के पास अगर वो पैकेट आता है तो वो सेम सीक्वेंस में आना चाहिए. फॉर एग्जांपल PC1, PC2, we have a file called जैसे ABCDE. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इनको सेगमेंट्स करेगा, इनका सेगमेंटेशन करेगा. ABCD एंड E. साथ ही साथ हर एक सेगमेंट के सेगमेंटेशन के लिए, हर एक सेशन के लिए यहाँ पे इट ऐड देयर ओन सीक्वेंस नंबर, ताकि इसी सीक्वेंस नंबर को फॉलो करके मैं इस सेम पैकेट को क्या कर सकूं, रीअसेंबल कर सकूं. ओके, क्लियर हुआ? दैट इज द सीक्वेंसिंग. कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि अभी हमने देखा था कि you need to establish a connection, you need to require the establish a connection before sending the data. What is mean by acknowledgement? If PC2 receives any packet from the PC1, PC2 make sure this PC1 also make sure PC2 can send an acknowledgement file. For what?
इट गारंटीज दैट कि जो पैकेट जो मुझे मिला है वो सेम फॉर्मेट में है। इस वजह से PC2 क्या करेगा, इसको एक्नॉलेज करेगा। व्हाट इज मीन बाय फ्लो कंट्रोल, मैं आपको आगे बताऊंगा फ्लो कंट्रोल का मीनिंग क्या है। दैट वाज इनिशिएट बाय द डेटा ट्रांसफर रेट, और साथ ही साथ हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में भी इसको पढ़ने वाले हैं। दिस ट्रांसपोर्ट लेयर यूज अ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल दैट वाज ऑलरेडी फॉल अंडर द TCP/IP। द फर्स्ट वन कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड, एंड द सेकंड वन इज अ यूजर डेटा प्रोटोकॉल, दैट इज कनेक्शन लेस। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे TCP वर्सेस UDP, तब आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। ओके, अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। फर्स्ट है आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। समझ लो क्या है। द ट्रांसपोर्ट लेयर कंसिडर अ डेटा बाय सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटा को कंसिडर करता है, ट्रीट करता है एज ए सेगमेंट बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू एनहांस देयर फंक्शनैलिटीज टू एबिलिटीज। So these protocols is known as TCP, UDP and DCCP, which is Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol, and DCCP, that was Datagram Conjunction Control Protocol. All these protocols can enhance your abilities. For what? For to do, you can say the converting data into the segments. Clear? So the transport layer consider data by the segments by using their own standard communication protocols for enhancing your functionalities, your abilities, your responsibilities. So we have the protocol named TCP, UDP and DCCP. Okay? For end-to-end delivery, ट्रांसपोर्ट लेयर रिक्वायर्स अ पोर्ट नंबर एज वेल। मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जैसे PC1 ने इज ट्राइंग टू सेंड अ वेब पैकेट टुवर्ड्स PC2। सो PC1 क्या करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, ही इज गोइंग टू यूज अ प्रोटोकॉल नेम HTTP दैट वाज फॉल अंडर द TCP। बट फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर दिस HTTP add their own port number information, port number 80. As a human you can understand this one, आपको as a human HTTP मतलब क्या है वो पता चलेगा, but as a machine perspective you did not understand what is HTTP. This PC, this system or components can only working on this number, port number 80. ओके, तो पोर्ट नंबर 80 इसका मतलब क्या है, HTTP, दैट इज ओनली मेंट फॉर द वेब पैकेट्स। क्लियर हुआ? सो दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है आपका एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। दिस लेयर हैव द एबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द यूजर्स बाय यूजिंग अ TCP एंड द UDP प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड डाई मल्टीप्लेक्सिंग। कंसिडर करके चलते हैं, इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेसिंग माय कंपनी वेब सर्वर विथ यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब जैसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, लेट्स से वी हैव थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, वर्क स्टेशंस, and they wants to access my company web across the internet. So इस वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए दे आर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, इनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं टू एक्सेसिंग माय वेब सर्वर। ओके, सो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन एक्सेप्ट ऑल दिस पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इन सभी, जैसे 1000 पैकेट्स है मेरे पास, 1000 पैकेट्स आए हैं, इन सभी पैकेट्स को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा बाय देयर पोर्ट नंबर्स। हर एक पैकेट का खुद का पोर्ट नंबर होगा, हर एक पैकेट के अंदर खुद के प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन रहेंगे और हर एक प्रोटोकॉल का क्या रहेगा, खुद का एक पोर्ट नंबर रहेगा। सो दिस ट्रांसपोर्ट लेयर एक्सेप्ट ऑल दिस पैकेट बाय देयर पोर्ट नंबर्स and add a proper header information before sending to the next layer.
विच इज कॉल्ड द नेटवर्क लेयर। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इन 1000 पैकेट को रिसीव करेगा विद द प्रॉपर पोर्ट नंबर, विथ एडिंग अ हेडर इंफॉर्मेशन to send this packet towards the next network layer, and this whole process is known as multiplexing. And what is the demultiplexing? Exactly इसका reverse process रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड कंजेक्शन कंट्रोल। ओके, अब कंजेक्शन कंट्रोल में देखो क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं। If there are thousands of users and they are trying to send a lots of packets, lots of data towards the single same destination across a network from a same router, like what? Let's say we have thousands of users, they generate thousands of packets, and for one single जैसे वेब सर्वर, एक सिंगल वेब सर्वर के लिए इन्होंने 1000 पैकेट जो है वो जनरेट किए हैं, एंड दिस इज ऑल ट्रैवलिंग फ्रॉम माय एज राउटर, कंपनी एज राउटर दैट इज कनेक्टेड टूवर्ड्स द वेब सर्वर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि क्या है, लेट्स से दिस राउटर हैव देयर ओन बफर साइज। ओके, बफर साइज मतलब क्या, देयर इज लेट्स से मैं कहूँगा ए मेमरी दैट कैन प्रोसेस दिस ऑल द 1000 पैकेट्स, बट इस बफर साइज की जो इस बफर की जो साइज है वो लेट्स से वो सिर्फ 900 पैकेट्स को ही क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। सो 1000 में से सिर्फ 900 पैकेट जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रोसेस हो जाएंगे, बाकी के 100 पैकेट जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। 900 पैकेट जो है मैं प्रोसेस करके वेब सर्वर के लिए भेज दूंगा, बट इसमें से 100 पैकेट जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ बकेट। बकेट का जब तक अपर लिमिट सेट है तब तक आप इस बकेट में पानी को ऐड कर सकते हो, जैसे ही अपर लिमिट इसका कंप्लीट हो जाएगा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखोगे ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, सो द राउटर हैव देयर ओन बफर मेमोरी, so the outer buffers can start overflowing due to the lots of data, lots of packets that are stored in the buffer. Okay, so transport layer provide, let me go to this one. Okay, so transport layer provide a open and a closed loop congestion control technology to prevent and remove the congestions. Okay, to overcome this kind of problems, this transport layer use a two congestion mechanism. One is open loop and second one is closed loop. Open loop में क्या होगा, open loop में prevent किया जाएगा आपके congestion से, and closed loop में इसको remove किया जाएगा। Okay, next one which is your data integrity and error detection. What is in the layer? So transport layer checks the data, the integrity of data, error detection, error correction while the data is transmitting. ओके, एक्नॉलेजमेंट है सेकंड आपका। एक्नॉलेजमेंट मीन्स व्हाट, जैसे PC1 ने कोई पैकेट भेजा है PC2 के लिए, सो PC1 को पता होना चाहिए कि PC2 के पास जो पैकेट आया है वो एज इट इज सेम फॉर्मेट में आया है जो मैंने भेजा था। सो PC2 क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। सो एक्नॉलेजमेंट मीन्स व्हाट, इट्स अ रिलायबल डेटा सेंड फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन अक्रॉस अ नेटवर्क, इट गारंटीज दैट द डेटा वोंट बी डुप्लीकेटेड और लॉस्ट, इज नोन एज पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्लो कंट्रोल। व्हाट इज मीन बाय फ्लो कंट्रोल? let's say two PCs are talk to with each other, PC1 to PC2, but this PC2 have a link of 100 KB bandwidth, मतलब इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो क्या रहेगा, 100 KB पर सेकेंड का रहेगा, और PC2 के साथ जो लिंक कनेक्टेड है उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है या थ्रूपुट या बैंडविड्थ जो है वो है लेट्स से 90 KB पर सेकेंड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है, अब PC1 जो है दैट वाज ऑन अ फास्ट लिंक, और PC2 जो है
एज कम्पेयर टू PC1 से इसका बैंडविड्थ जो है वो कम है, वो क्या होगा, स्लो लिंक पे रहेगा। तो PC1 पर सेकेंड 100 KB का पैकेट भेजेगा, PC2 जो है वो इट विल ओनली प्रोसेस 90 KB ऑफ पैकेट्स। तो फास्ट लिंक क्या है, फास्ट लिंक और स्लो लिंक के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड ठीक से होगा, बट ठीक से नहीं होगा। प्रोसेस जो है डेटा प्रोसेसिंग जो है वो ठीक से नहीं परफॉर्म किया जाएगा बाय द PC2। तो यहाँ पे भी डेटा लॉस हो सकता है, पैकेट लॉस हो सकता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्लो कंट्रोल, यही उन्होंने यहाँ पे बताया है। सो PC1 हैव द डेटा ट्रांसपोर्ट रेट, डेटा ट्रांसफर रेट इज let's say 1000 kbps per second, and the receiver have the slow bandwidth or the slow link with have lower bandwidth। मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था, to prevent the data loss, transport layer use a TCP flow control technique that is use a sliding window protocol method। अभी sliding window protocol method हम TCP और UDP में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विंडोइंग। व्हाट इज मीन बाय विंडोइंग? Let's say this PC1 sends lots of data, lots of packets, lots of segments without receiving an acknowledgement from the PC2, and this whole process is called windowing। मतलब मैं कंटिन्यूसली पैकेट जो है वो PC1 से PC2 के लिए जा रहे हैं विदाउट एनी रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम PC2। तो मुझे एज अ PC1 ही डजंट केयर अबाउट दैट कि PC2 के पास पैकेट पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। This is called the windowing। Windowing we have two sizes called size 1 and size 3। size 1 में यहाँ पे आप देखते हैं, let's say I have PC1 and PC2। PC1 के पास कोई पैकेट है, let's say डेटा है, let's say 1 2 3 4 5 6, this is पैकेट, this is डेटा। अब साइज 1 में देखो क्या होता है। साइज 1 में जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इनका सेगमेंटेशन करेगा। तो हर एक सेगमेंट को मैं इंडिविजुअली भेजूंगा। फर्स्ट जाएगा 1 दैट रिसीव्ड बाय द PC2, इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट। तो मेरे पास पैकेट नंबर 1 जो है वो आ चुका है, वो क्या करेगा, इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सेम होगा पैकेट 2 के लिए, फिर से ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सेम होगा पैकेट 3 के लिए, फिर से PC2 जो है वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सेम होगा यहाँ पे पैकेट 4, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर पैकेट 5, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर पैकेट 6, और फिर क्या होगा, आपका एक्नॉलेजमेंट रहेगा। मतलब 6 पैकेट्स 6 एक्नॉलेजमेंट। एक्चुअली इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि हर एक पैकेट के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट, एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। पैकेट अगर ड्रॉप हो जाता है तो इस सेशन को मैं क्या करूँगा, रिपीट करूँगा। बट इट्स गुड फॉर मी, बट द बैंडविड्थ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाएगी, और पैकेट्स में डिले भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पैकेट के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट आ रहा हो, एंड आफ्टर रिसीविंग दिस फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट मैं सेकेंड पैकेट को भेजूंगा। तब तक PC1 जो है वो क्या करेगा, इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। ओके, दिस इज इन साइज 1। साइज 3 में देखो क्या है। साइज 3 में लेट्स से सेम एग्जांपल है, PC1 is connected with the PC2 with having a same packet 1 2 3 4 5 6। जंक्स में जाएगा ये पैकेट, सेगमेंट्स में जाएगा। सेंडिंग फर्स्ट, अब यहाँ पे साइज 3 में देखो क्या है, मैं वेट नहीं करूँगा, मैं पहले 3 पैकेट्स को भेज दूंगा। PC2 क्या करेगा, ओनली सेंडिंग 1 एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस 3 पैकेट्स। सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वेट नहीं कर रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट आने का। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेगमेंट्स। मैं क्या कर रहा हूँ, PC1 जो है वो कंटिन्यूसली सेगमेंट्स को भेज रहा है विदाउट रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट। एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट आ रही है, बट आफ्टर लेट्स से 3 पैकेट्स के बाद, हर 3 पैकेट्स के बाद एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पैकेट जो है वो टोटल 6 पैकेट्स है, बट एक्नॉलेजमेंट जो है वो सिर्फ 2 ही एक्नॉलेजमेंट में मेरे टोटल 6 पैकेट जो है वो रिसीव्ड हो चुके हैं। इससे क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज ये
डेटा ट्रांसमिशन रेट, डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो हाई रहेगा, बैंडविड्थ जो है वो कम से कम यूटिलाइज की जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड द विंडोइंग। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेटवर्क लेयर। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, जैसे कि हमने अभी देखा नॉट दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, सेगमेंटेशन हुआ, राइट। नाउ दिस पैकेट मूव्स टू द नेक्स्ट लेयर, लेयर 3, which is called network. What is in the network layer? अब नेटवर्क लेयर पे देखते हैं क्या होता है। This network layer converts segments into packets. Okay, convert segments into packets. Okay, so network layer पे देखते हैं क्या है। This network layer have the ability to provide connection with using logical addressing and best path selection across a network by using a routing protocol and their routing algorithm. मतलब यहाँ पे actual packet जो है that is travel through the internet. Okay, by having what? By having their own logical addressing, by having their own routing mechanism, routing protocols. For example, I have a PC over here, PC1 with the IP address of let's say 192.1.10.1. He is trying to send a packet. तो destination जो है this is a source, this is a destination. Destination जो है वो है let's say 192.1.20.2. It's connected with the router, the internet, second router, router 1, router 2. We have let's say web server. Okay, and this web server have the IP address of 192.1.20.2. So PC1 क्या करेगा, he generate a packet with adding a source information and the destination information, send it towards the router. At the network layer क्या करेगा, network layer can check the source and the destination, as well as if that router, let's say this router have a multiple route to send a packets towards R2. Let's say मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, let's say this is directly connected or this is connected with R3, this is connected with R4. तो router 1 को router 2 तक जाने के लिए टोटल कितने रास्ते हैं, 3, थ्रू R3, थ्रू R4 एंड डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसमें से बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट रूट जो है वो है डायरेक्टली कनेक्टेड। और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग अ राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिथम। तो नेटवर्क लेयर क्या करते हैं, इट्स चेकिंग योर लॉजिकल कनेक्टिविटी, लॉजिकल एड्रेसिंग एज वेल एज द बेस्ट पाथ, as well as your best path. Clear? So this layer will check the source and the destination IP address and place into a new header and make sure these addresses are unique. Okay, so we have, as you can see, we have IP, we have IPX, SPX. These are the most common network protocols. IPX and SPX stand for Inter-Network Packet Exchange. SPX stand for Sequence Packet Exchange, and these all the protocols provide the packet switching and the sequencing in the small and the large network. We have two versions in IP, like IPv4 and the IPv6. इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। So that is all done by the network layer. Next है आपका data link. अब data link layer में देखो क्या है, the data link layer is responsible for node to node delivery by using host MAC address. MAC address के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने, that was the physical address or you can call the hardware address. Okay, so using their own MAC address over the physical link, this layer converts the packet into frames. So now we have done with the packets.
ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट लेयर जो कि है आपका डेटा लिंक। So that packets converted into what? Into frames. That packet converted into frames. Clear? So this layer have the ability to provide flow control mechanism, error control mechanism and access control mechanism by using LLC and the MAC. ओके, सो एक्चुअली डेटा लिंक लेयर जो है वो दो सब लेयर्स में डिवाइड की जाती है। एक है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस क्या है इसके बारे में डिटेल में हम IPv6 एड्रेसिंग में पढ़ेंगे, साथ ही साथ IPv4 के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा मैक एड्रेस जो है वो एक्चुअली क्या है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर कंट्रोलिंग योर फ्लो, having the flow control mechanism, the error control on the packets like error detection, like error correction, error checking, like having access control mechanism by using both LLC and the MAC. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो there are some kind of technology that is commonly used in a data link layer. The first one we have the Ethernet technology. Ethernet technology के बारे में एक पूरा टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। That is the most common LAN data link technology. We have token ring, we have FDDI, we have 802.11 for the wireless technology, we have frame relay, we have ATM. Okay, the last layer जो है वो आपका physical layer है। Okay, so this layer is responsible for establishing physical connection between the host. This physical layer provide a variety of components like cables, like NIC, like wireless devices. This layer have the ability to convert frames into bits. The bits can be your 1 and 0 format. तो यहाँ पे आपका जो physical layer है क्या कर रहा है? यहाँ पे physical layer it will converting, this is the first converted frame into bits, and that is all done by your OSI reference models. तो ये this is all done by the single data. Let's say this PC1 sends a packet towards PC2 which is your web server, web browser. So this is all done to just accessing your web server. Okay, so mainly physical layer क्या करता है? That is that have the ability to convert the frames into bits. Into which format? 1 and 0 format. Morse code, Morse law आपको पता होगा। यहाँ पे जाके actual data जो है वो क्या किया जाएगा? That was established किया जाएगा। Established for what? For physical connection between the users. Same procedure is done, let's say for example अब ये that is generated from PC2, send it towards PC1, same procedure होगी from layer 1, send the text layer 2, it's add the header, removing the header, peel off जैसे हम भी मैंने बताया था, send it back to the layer 3, then layer 4, then layer 5, then 6 and then layer 7. This whole concept to adding a new header on each and every layer, this whole concept is known as the encapsulation. This whole concept is known as the encapsulation. तो हर एक लेयर पे जो हमने headers information को add की थी, to adding this header and considering header plus your data is considering as a PDU, that whole concept is known as the encapsulation. Okay, so this is all what? This is all your encapsulation. क्योंकि हर एक पैकेट में हर एक लेयर पे डेटा जो हेडर जो है ऐड हुआ है, दैट इज योर एनकैप्सुलेशन। और इन हेडर्स को यहाँ पे जब रिमूव किया जाएगा, पिल ऑफ किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एंड द डिकैप्सुलेशन। ओके, क्लियर हुआ?
सो जैसे हमने अभी देखा OSI रेफरेंस मॉडल्स के PDU जो हर बार हर एक लेयर क्या करती है, अपने डेटा के साथ साथ अपने हेडर की इंफॉर्मेशन को ऐड करती है, दैट इज योर PDU, एंड दिस PDU दैट इज पासिंग थ्रू द बिलो द लेयर, एवरी लेयर दिस PDU कंसिडर एज योर डेटा, मतलब ये जो है वो दिस इज योर एंटायर PDU फ्रॉम द लेयर 7 एंड ऐड योर न्यू हेडर इंफॉर्मेशन। सेम लेयर 5 पे भी होगा, लेयर 6 और लेयर 7 के हेडर को वो कंसिडर करेगा एज अ सिंगल PDU विद इंक्लूडिंग देयर ओन डेटा एंड ऐड द न्यू हेडर इंफॉर्मेशन। फिर लेयर 5, 6 और 7 के पैकेट को कंसिडर करेगी एज अ PDU, कंसिडर एज अ डेटा, कंसिडर एज होल PDU एंड सेंड इट बैक टू द नेक्स्ट लेयर। मतलब हर एक लेयर पे आप देख सकते हो पैकेट जो है वो बढ़ रहा है, पैकेट का साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक हेडर की इन्फॉर्मेशन में जो है वो क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और यही सेम हेडर इन्फॉर्मेशन आपके डेस्टिनेशन के पास ये पैकेट जैसे रिसीव्ड हो जाएगा, दिस डेस्टिनेशन पैकेट रीड दिस हेडर इन्फॉर्मेशन एंड पील इट ऑफ। कब तक पील ऑफ करेगा? जब तक ये एप्लीकेशन लेयर पे जाके उसके एप्लीकेशन लेयर पे जाके इस डेटा के फॉर्मेट को मैच नहीं किया जाता तब तक। ऑलराइट, एंड लास्ट वन, दिस इज योर, जैसे अभी हमने एनकैप्सुलेशन प्रोसेस देखा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर दैट इज ऑल डन बाय द डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर कैन डू द डेटा इनटू द segmentation converts into packet into network layer, this packet become frames into data link, and this frame converted into bits, that is 0 and 1 is in a physical layer. That whole concept is known as encapsulation. And last part, that is your conversation translation table. अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 byte is 8 bit, 1024 byte is 1 KB, 1024 KB is 1 meg, 1 meg it's 1024 meg it's 1 gig, 1024 gig is 1 terabyte, petabyte, hexabyte, zettabyte, yottabyte, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। एज फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, एज इंटरव्यू परस्पेक्टिव, इसमें से मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 10 रोज जो है वो पूछे जाते हैं, फर्स्ट 5 रोज जो है वो पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने OSI रेफरेंस मॉडल्स, द नीड फॉर द रेफरेंस मॉडल्स, लेयर अप्रोच, upper and the lower layer, application layer, presentation, session, transport, network, data link, physical, encapsulation, decapsulation process, और आपका लास्ट में हमने देखा साथ साथ PDUs देखे, और लास्ट में हमने देखा कन्वर्जन ट्रांसलेशन टेबल। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके TCP/IP मॉडल्स। ओके, सो ऑलराइट गाइज, सो आज इतना ही रखते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।